He is on the mentor board of Founder Institute Pre-Seed Startup Accelerator in Ahmedabad chapter. The Founder Institute is the world largest pre-seed startup in the world. और आपने बहुत ही जगह एज अ चीफ गेस्ट अपनी सेवाएं दी है और इन बहुत बड़े नाम यहाँ पर है जैसे कि ईडीआई, कड़ी सर्व विश्वविद्यालय, पीडीपीयू, एसपी यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, चारूसत यूनिवर्सिटी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ जहाँ आपने अपनी बहुत अमूल्य सेवाएं दी है. She is currently associated with joint project of EDI and Schedule Caste Welfare and Social Injustice and Empowerment Department. और ये था डॉक्टर कृति पटेल का इंट्रोडक्शन. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इनके लिए बोल सकता हूं, पर समय की जो अवधारणा को देखते हुए यही डॉक्टर कृति पटेल जी के लिए. धन्यवाद. कृति जी वेलकम. सेशन आप स्टार्ट करें. ओके, थैंक यू सो मच मुकेश जी इनवाइट करने के लिए. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है. मैंने लास्ट ईयर ये टॉपिक पे 3000 से ज्यादा ऑडियंस को ट्रेन किया हुआ है, वर्कशॉप्स लिए हुए हैं, एंड आज के टाइम की ये बहुत ही जबरदस्त नीड है. सो आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले JCI अहमदाबाद शाहीबाग एंड मुकेश चोपड़ा जी का कि मुझे आपने इनवाइट किया. स्पेशल थैंक्स टू अवधेश गुप्ता सर फॉर रेफरिंग मी. तो चलिए शुरू करते हैं. आई थिंक मुझे मेरा पूरा कन्वर्सेशन हिंदी में रखना है, राइट मुकेश जी? यस मैम. ठीक है. मुझे सारे पार्टिसिपेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप अपना माइक म्यूट करिएगा, क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको भी डिस्टरबेंस होगा और जो डिलीवर कर रहे हैं उनको भी डिस्टरबेंस होगा. सो एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें तभी आप अपना माइक शुरू करिएगा. तब तक शांति से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो कैन वी स्टार्ट मुकेश जी? अब हम शुरू कर सकते हैं ना? हेलो. हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर. ओके, मैंने आज कोई पीपीटी नहीं बनाया है, सो देयर इज नो प्रेजेंटेशन. मैं सिर्फ स्ट्रेट अवे आप लोगों से बात करूंगी. नाउ मुकेश जी, आपने मेरी बहुत फेवरेट शायरी शुरुआत में आप बोले कि मंजिलें उन्हीं सिंपल एग्जांपल इफ अगर मैं लूं तो अनियंस, कोविड के पहले, कोविड-19 आया उससे पहले जब भी हम अनियंस घर पे लेके आते थे, हम कभी अनियंस को धोते नहीं थे, राइट? अभी क्योंकि वो एक साइकोलॉजी होती थी कि अनियंस को अगर आप धोगे तो वो बिगड़ जाएगा. अभी कोविड में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वी वॉश द अनियंस. विदाउट वॉशिंग द अनियंस 2-3 घंटा उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री देते हैं. वो क्या है? वो प्रोसीजर है, वो है हमारा कंफर्ट जोन. मैं आई एम अ पर्सन ऑफ अ फील्ड. मुझे क्लासरूम्स में बहुत अच्छा लगता है, लाइव इंटरेक्शन में मजा आता है, फिजिकल ट्रेनिंग इज माय फोर्टे. बट पिछले 2 महीनों से मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं मेरा कंफर्ट जोन तोड़ के ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ. तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पाने के लिए हमें हमारा कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा. सो आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि कंफर्ट जोन को आप कैसे गुड बाय कह सकते हो. नाउ मैं आगे स्टोरी टेलिंग भी थोड़ा करने वाली हूँ, थोड़े माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगी. एंड आई मेक श्योर कि मैं हिंदी में ही स्टिक करूँ. कहीं पे भी अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी कोई वर्ड समझ में नहीं आया, आप इन बिटवीन पूछ सकते हो. नाउ यहाँ पे कंफर्ट जोन पे इतना जोर देने की जरूरत क्यों है? बिकॉज सबको अपनी मंजिलें चाहिए, सबको अपने सपने साकार करने हैं, बट सपने साकार करने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना भी उतना जरूरी है. और अभी तो कंफर्ट जोन को तोड़ना जरूरत बन गई है.
it is not our wish or our choice, it is a compulsion. तो वो क्यों कंपल्जन बना है? तो उसका एक बहुत सिंपल रीजन ये है कि आजकल जो एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, आई थिंक पिछले कुछ महीनों से आप सबने ये अनुभव कर ही लिया होगा, वो जो वातावरण है उसको हम वूका वर्ल्ड बोलते हैं हमारी टेक्निकल की भाषा में। नाउ यहाँ पे सबको थोड़ा एक अलग वर्ड सुनाई दिया कि ये वूका का मतलब क्या है। तो वूका एक्चुअली एक वर्ड का छोटा फॉर्म है। तो वो हर एक, जैसे इट इज लाइक दिस, ये दिखाई दे रहा है आपको, VUCA, इट इज कॉल्ड वूका। तो वूका का मतलब क्या है? तो वूका का जो V है, V स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है अस्थिरता। सो अभी हम जो एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो एनवायरनमेंट अस्थिर है, स्थिर है। हमें नहीं पता कब लॉकडाउन लगेगा, कब लॉकडाउन हटेगा, कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, अगर बिजनेस शुरू करने हैं तो किस रूल्स एंड रेगुलेशन से शुरू करने हैं, जो वर्कर्स चले गए हैं वो कब वापस आएंगे, क्या lots of अस्थिरता which is there in this। दूसरा जो U है, यहाँ पे जो V का जो ये U है वो है अनसर्टेनिटी। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। सो ऑब्वियसली अस्थिरता अनिश्चितता को जन्म देती ही है। तो अभी जो एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं वो अनिश्चित है। किसी को नहीं पता कोरोना वायरस और कितने महीने या कितने साल हमारे साथ रहने वाला है। हम इतना ध्यान रखते हैं, स्टेरिलियम का यूज करते हैं, वी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, बट क्या पता देयर इज एन अनसर्टेनिटी कि हमें कहीं से भी कोरोना वायरस का इंफेक्शन लग सकता है। हमें ये तक नहीं पता है, अनिश्चितता इतने लेवल तक है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। जैक मा चाइना के बहुत बड़े एम्पायर अलीबाबा के ओनर हैं, ही सेड कि 2020 का जो साल है उसमें अगर हम जिंदा रहे, प्रॉफिट तो भूल जाओ, बिजनेस भूल जाओ, लॉस वॉस कुछ नहीं, यहाँ पे अगर इस साल में हम जिंदा रहे, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ 2020। तो ये बहुत ही अनिश्चित है। ये अभी जो एनवायरनमेंट है बहुत अनिश्चित है। हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जो भी हम अडॉप्ट करेंगे सिचुएशन वो कैसी होगी। तीसरा जो ये C है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। वो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जटिलता। जैसे मैंने अनियंस का एक एग्जांपल लिया कि जिंदगी में कभी हमने अनियंस को धोया नहीं है, बट अभी हम धो रहे हैं बिकॉज नहीं पता कितनी जटिलता है कि कितने सप्लाई चेन से वो अनियन हमारे तक पहुंचा होगा, उसमें शायद इन्फेक्शन होगा, कोरोना वायरस होगा कि नहीं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर। सो वो बहुत ही जटिल है, उसका तोड़ लगाना पड़ता है, उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। सो ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही जटिल है, वो अस्थिर है, अनिश्चित है, जटिल है, एंड जो लास्ट ए है वो है एम्बिग्युइटी, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है, बहुत ही अस्पष्ट है। आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट। आप सबको पता होगा कि अभी जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट बाहर लेके आती है रिलेटेड टू बिजनेसेस, स्कूल्स रिलेटेड, एनी रूटीन चीज हमारी अगर हम ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारी अस्पष्टता है। हमें पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। इन शॉर्ट अभी जो हम एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वो वूका वर्ल्ड है। वो ऐसा है जो अस्थिर, अनिश्चित, जटिल एंड अस्पष्ट, राइट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब मैंने बोला कि हमें मंजिल तक पहुंचना है, हमारे पास हौसले भी है, उड़ान भी हम करेंगे, सब करेंगे, बट ये जटिल एनवायरनमेंट में, ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, ये अस्पष्ट एनवायरनमेंट में हमें हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की हम बात करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का डेवलप करना मतलब कंटिन्यूअसली अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते रहना, राइट। सो मैंने बहुत नेगेटिव चीजें बताई, जैसे हमारे घर में भी डिस्कशंस होता है, हमारे पेरेंट्स, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कई बार बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप लोग बहुत अच्छे टाइम में आपने जन्म लिया है, हमने तो इतना सारा हार्डशिप है वो सहन किया, और
कहीं हद तक वो सही भी हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो शायद बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं, बहुत ही बढ़िया है, हमारी लाइफ बहुत ही सुकून वाली है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा हमारी प्रीवियस जनरेशन भी मानती है। बट ये सारी लग्जरी, ये सारे कंफर्ट, ये सारे सुविधाओं के साथ ये वूका भी एक गिफ्ट है जो शायद हमें मिला है। सो हमने हमारे जनरेशन को क्या दिया? तो हमने हमारे जनरेशन को वूका दिया। तो सिर्फ वूका वर्ल्ड लेके बैठ नहीं जाना है, उनको उसमें से कैसे गिर के खड़े होना है वो सिखाना है। तो वूका का मैंने सब नेगेटिव आपको बात बताया, बट ऐसा नहीं है, वूका ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। वूका से आपको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो पता चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि वी वॉलेटाइल है, अस्थिर है, तो वही वी आपको विजन देता है। गवर्नमेंट को शायद 2 महीने पहले जब उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया, शायद उनको नहीं पता था कि ये पेंडेमिक के साथ हम कैसे सरवाइव करेंगे। हमें भी नहीं पता था। नो बिजनेसेस आर नॉट नोइंग, स्कूल्स आर नॉट नोइंग, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं थी। धीरे 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 हमने सीख लिया ना कि डिस्टेंस ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है। अगर हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं तो वो ऑनलाइन करने हैं, ट्रेन में सफर करना है तो कैसे करना है, आपको फ्लाइट में सफर करना है तो कैसे करना है, ऑनलाइन एजुकेशन के। सो ये जो अस्थिरता है वो कई बार आपको विजन भी देती है, वो दृष्टि भी देती है। और हमारा एज अ ह्यूमन, हमारा नेचर ही है, डार्विन का उत्क्रांतिवाद यही बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये बदलते वातावरण में, ये बदलते माहौल में जो अपने आप को ढल पाया है, वो एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर पाया है, वो ही सस्टेन कर पाया है। एंड आई थिंक हम सबने ये सीख लिया है पिछले कई महीनों से कि सब्जी कैसे खरीदनी है। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग विद अ बाल्टी, वो पूरा डोल लेके जाते हैं, उसमें फिर साबुन का पानी डालते हैं, आधे घंटे से धोते हैं, फिर धूप में। सो वी हैव लर्न। सो अगर ये अस्थिरता है तो उसके सामने एक दीर्घदृष्टि भी है। तो वूका का वॉलेटिलिटी अगर अस्थिरता देता है तो उसके साथ साथ वो विजन भी देता है, क्योंकि हमारी जो पूरी लाइफ है, जो भी जिंदा है, फॉर्चुनेटली हम बच जाएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं, एंड बाय गॉड ग्रेस वो ही होगा। तो जो भी जिंदा बचेंगे कोरोना पैंडेमिक में, उनकी लाइफ 2 हिस्सों में बट जाने वाली है, एक प्री कोरोना और एक पोस्ट कोरोना। हमारे पास हमारे बच्चों के लिए हमेशा स्टोरीज रहेगी जिसमें कोरोना इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरो, राइट? तो पहले कोरोना के पहले जो था वो अभी नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए वो जो अस्थिरता है उसमें आपको दीर्घदृष्टि लानी पड़ेगी। ये दीर्घदृष्टि मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये एक स्टूडेंट को भी ये विजन लाना पड़ेगा, एक हाउसवाइफ को भी ये विजन लाना पड़ेगा, एक बिजनेसमैन को भी ये विजन लाना पड़ेगा, जो जॉब कर रहे हैं उसको भी ये विजन लाना, एप्लीकेबल टू एवरीवन जो सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सो मैंने जैसे बोला ये अस्थिरता है तो वो सामने दृष्टि भी देता है। दूसरा है अनसर्टेनिटी, जो मैंने बताया कि वो अनिश्चितता है, तो वो ही अनिश्चितता आपको अंडरस्टैंडिंग देती है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हॉस्पिटल में, मेरे वार्ड में अगर कोरोना पेशेंट हैं तो मुझे पीपीई किट का यूज करना है, मुझे हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, घर पे भी इंफेक्शन अवॉइड करने के लिए मुझे हैंड हाइजीन का यूज करना है, मुझे मैक्सिमम मेरी सप्लाई चेन, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस तो मुझे मेरी सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं पे ये जो वायरस है उसका इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो उसकी समझ लेनी है, और इस हिसाब से मुझे मेरा सप्लाई चेन सेट करना है। सो ये अनिश्चित है, बट उसकी वो अनिश्चितता के साथ ही वो हमें समझ भी देता है कि ये प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो समझ के लिए भी कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। देन क्लैरिटी, यही दृष्टि, यही समझ आपको क्लैरिटी देगी कि अभी से अगर मुझे बाहर निकलना है तो मास्क इज समथिंग विच इज कंपल्सरी, social distancing is essential, hand hygiene I am going to follow, फलाना ढीकना, ऐसे 100 पॉइंट्स हैं जो आप में अभी
क्लियर हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। शेक हैंड आई थिंक अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली अगले 1 साल के लिए तो हम अवॉइड करेंगे एंड विल गो फॉर अ नमस्ते। शादी में भी 50 से ज्यादा लोग, सो दैट्स अ क्लैरिटी। वो क्या है? दैट्स अ क्लैरिटी। अगर आपको शॉप ओपन करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का, वो क्या है? इट्स अ क्लैरिटी। हर एक शॉप पे, हर एक बिजनेस पे, हर एक मॉल्स में, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक घर में हैंड हाइजीन इज गोइंग टू an important one. So ये सब क्या है? ये अगर जटिल है तो वो जटिलता के साथ साथ वो हमें बहुत सारी स्पष्टता भी करके जाता है कि ये ऐसे अगर आप जियोगे तो ये वूका वर्ल्ड में आप सस्टेन कर पाओगे। जैसे लास्ट है एम्यूडिटी, वो बहुत ही अस्पष्ट है इसलिए जल्दी टूट जाता है। तो उसको हमें एजाइल बनाना है। एजाइल मतलब ऐसा चुस्त दुरुस्त के वो इजीली ब्रेक ना हो जाए, तो वो फिर हमारा बिजनेस मॉडल हो, हमारा मोराल हो, हमारा मोटिवेशन हो या हमारा स्ट्रेस लेवल हो, हर एक को हमें ये बदलते, और ये हर रोज बदलेगा। आज शायद कोरोना है तो आपको क्या मतलब नहीं होगा ऐसा कुछ आगे 10, 15, 20 सालों में और कुछ ऐसा नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशंस हमेशा आती रहेगी और हमें अपने आप को इतना एजाइल, इतना चुस्त दुरुस्त, इतना स्टफ बनाना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन में हम सस्टेन कर पाए। ये सब करने में आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता कि सब्जी आप लेके आओ और उसको आधे घंटे तक सब्जियां धोया करो और पता नहीं क्या उसको धूप में सुखाओ, फलाना ढीकना। इट फील्स इरिटेशन, बट फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर हेल्थ हम ये करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे हम हमारा कंफर्ट जोन तोड़ते हैं। मुझे आई हेट ऑनलाइन टीचिंग। मुझे बहुत बार लोगों ने पहले भी बोला था कि व्हाई डोंट यू ट्राई ऑनलाइन। आई सेड थोड़ी ना ट्रेनिंग तो ऑनलाइन कभी दी ही नहीं जा सकती है। तो क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन ही वो है। हमेशा आई फील कि आप जिसको ट्रेनिंग दे रहे हो और अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो ऑडियंस के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप स्टडी नहीं कर सकते हो तो आप इफेक्टिव ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते हो। ये मैं समझती थी और मेरा कंफर्ट जोन शायद फ्लोर ट्रेनिंग ही था। बट देन ऑब्वियसली कोरोना ने हमें भी लगा दिया है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, और अब हम कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे हैं, वो समझ हम डेवलप कर रहे हैं, वो स्पष्टता हम कर रहे हैं, वो ऐसा एजाइल बिजनेस मॉडल हम बना रहे हैं कि जो आगे भी ऐसी सिचुएशंस में वो सस्टेन हो पाए। तो हम भी क्या कर रहे हैं? अगर आज मैं आपके साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मैं भी मेरे कंफर्ट जोन को तोड़ रही हूँ एंड शायद मैं उसके बाहर आ रही हूँ, इसीलिए मैंने जो दृष्टि सोची है वहां तक मैं पहुंच पाऊंगी। जैसे मंजिलें मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही घूम रहा, तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। इट इज कंपल्सरी टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। घर से निकलना मीन्स योर कंफर्ट जोन। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जिसमें हिम्मत है, जिसमें करेज है, तो उसको यूजुअली हम सिंपल डेफिनेशन में उद्योग साहसिक बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बट जितना मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, जितना पढ़ाया, जितने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया अलग अलग लेवल पे, जैसे जैसे इंटरैक्शन बढ़ता गया ऐसे ऐसे मुझे समझ आती गई कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, आई थिंक कल मुकेश जी के साथ भी मेरी बात हुई तो मैंने बोला था कि ये सबके लिए है। एक फार्मर अपने खेत में क्रॉप लेता है तो ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। एक हाउसवाइफ जो घर चलाती है, आई थिंक शी इज अ हाउस मैनेजर। वो सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, वो हाउस मैनेजर है। एंड मुझे तो एडमिट करने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैं शायद अच्छी प्रोफेशनल वर्किंग वुमन हूँ, बट हाउस मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ के कंपैरिजन में नहीं आती हैं। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, वो भी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखती है। आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जॉब कर रहे हो तो भी यू कैन कमिंग अप विद एन
entrepreneurial skill. जैसे सुंदर पिचाई है, he is not an entrepreneur but he is an intrapreneur. वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे ऐसी साहसिक रिस्क लेने की, साहस लेने की, कुछ नया करने की सोच रखते हैं, इसीलिए वो भी एंटरप्रेन्योर है. तो एक छोटा बच्चा भी एंटरप्रेन्योर है, एक हाउस मैनेजर भी एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन भी एंटरप्रेन्योर है, एक जॉब करने वाला बंदा भी एंटरप्रेन्योर है. बट तभी एंटरप्रेन्योर है, तभी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वो रख पाता है अगर वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है. क्योंकि उसको बोला जैसे मुकेश जी ने, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो ये इरादों में जान की हम जो बात कर रहे हैं, वो जान कैसे आएगी? वो जान कंफर्ट जोन को तोड़ने से ही आएगी. तो बहुत डिस्कशंस हुआ, मैंने भी बहुत सोचा, बहुत कुछ जुगाड़ लगाया, बहुत कुछ थॉट प्रोसेसेस लगाए, फिर पता चला, फिर आई केम टू अ कंक्लूजन कि एंटरप्रेन्योरियल जब माइंडसेट की हम बात करें, और मैं ऐसा बहुत क्लियर मानती हूँ कि वो बिजनेसेस हो या एनीथिंग, एनी डैम थिंग, आप कुछ भी नया कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. जैसे बिजनेसेस के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बिजनेस कार्ड आपका जब बनता है ना, उससे पहले यहाँ बिजनेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है. सो इट इज एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, वो माइंड जो है ना, दैट्स अ साइकोलॉजिकल गेम. ये पूरी प्रोसेस है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. तो बहुत मशक्कत के बाद मुझे आई केम टू अ कंक्लूजन कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 5 ऐसे गुण किसी को बताने हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, बुक्स आप पढ़ोगे, आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे, आपको 10 से लेके 50 से लेके 100 से लेके हजारों गुण मिलेंगे. बट ऐसे मेरे हिसाब से, अगेन इसमें मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कौन से 5 गुण हैं, ऐसे कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक बंदे को कंप्लीट एंटरप्रेन्योरियल बनाता है. अभी एंटरप्रेन्योरियल की क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है, जो अपने कंफर्ट जोन को कंटिन्यूअस चैलेंज करता है, जो साहसिक है, जो करेजियस है, जो वूका में सस्टेन करने की हिम्मत रखता है. सो दिस इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज. नाउ अभी मैं बोल रही हूँ कि 5 वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? आप सबने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड सुना होगा, बट मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आपको बताऊंगी. और क्यों जरूरत है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उसकी जरूरत, उसके लिए एक शायरी हो जाए जैसे, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ जरूर, गिरने वाले को होती है तकलीफ जरूर, बट ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है. तो ठोकरे तो मतलब गिरना तो पड़ेगा, बट गिरने के बाद उठना, दैट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप. वो खत्म होने के बाद वही पैशन, वही शिद्दत, वही उसके साथ, वो पैशन के साथ शुरू करना, मेरे हिसाब से वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है. और इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं उनको है, इसकी जरूरत सबको है. एक हाउस मैनेजर को भी है, एक जॉब करने वाले बंदे को भी जरूरत है, एक बिजनेसमैन को भी जरूरत है. एवरी ह्यूमन बीइंग जो अलाइव है इस दुनिया में, उसको ही, सबको इनकी जरूरत होती है. और जैसे मैंने बताया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वो 5 क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं बहुत जगह पे ये डिलीवर करती हूँ और बहुत जबरदस्त मुझे रिस्पॉन्स मिलता है. एंड मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, तो बोर नहीं हो जाती है, स्टोरीज कितनी बार सुनाती हैं? इससे पता नहीं, हर बार सुनाने में उतना ही मजा आता है, बिकॉज इट्स वेरी रेलेवेंट. एंड बहुत सारी चीजें सीखी हैं, ये अडॉप्ट की हुई हैं, ये समझी हुई हैं, ठोकरे खा के समझ में आई ऐसी चीजें हैं. तो ऑब्वियसली उसका मजा ही कुछ और होता है. तो हम सबसे पहली मैं आपको स्टोरी, बाय द वे आई एम अ सर्टिफाइड स्टोरी टेलर, और मेरी स्टोरी टेलिंग में गुरु है योगिता बंसल आहूजा मैडम. शी इज वेरी रिनॉन्ड नेशनल लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टोरी टेलर. सो उनसे मैंने स्टोरी टेलिंग सीखा है. वैसे हम सब स्टोरी टेलर ही हैं, बट हमें शायद ट्रेनिंग में स्टोरी टेलिंग इतना जबरदस्त टूल है, वो मैडम ने सिखाया. एंड उसका मैं थोड़ा आपको आज एक एक्सपेरिमेंट दूंगी कि हम कैसे ट्रेनिंग में स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं.
तो अभी हम चलते हैं ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 ऐसे गुण जो हर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले बंदे को जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी बच्ची को जरूरत पड़ेगी, मेरे हस्बैंड को जरूरत पड़ेगी, एक फार्मर को भी जरूरत पड़ेगी, एक ठेले वाले को भी। एवरीवन इज गोइंग टू यूज इट, और सबको इसकी जरूरत है। अभी ये हम पे है, एंटरप्रेन्योर आप कब बनते हो, आप उसमें से कितना एब्सॉर्ब कर सकते हो। सो इंडिविजुअली इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबसे पहली स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी चाणक्य की। आई थिंक सबको चाणक्य का नाम पता है। बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, तो प्लीज इसको दिल पे मत लीजिएगा। ये कहीं पे मैं कुछ ऐसा सरकाजम भी यूज करूंगी तो आपको लगेगा हाय हाय राम भगवान માટે આવું ના કહેવાય। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, सो डोंट टेक इट सो सीरियसली ऑन योर हार्ट, जस्ट बी विद द स्टोरी। और स्टोरी के बाद के कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा। So I'll start the story of Chanakya, one of my favorites. So Chanakya, जब हम प्रोफेसर थे तो आई थिंक हमारे लिए ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब नालंदा में जब वो पढ़ाते थे तब फॉरेन से उनके स्टूडेंट्स आते थे। इकोनॉमिक्स का जो ज्ञान उन्होंने उस टाइम पे दिया वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही मतलब आज के एनवायरनमेंट में उतना ही एप्लीकेबल है। पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन के तौर पे उभरा है, तो उसके प्रणेता इज चाणक्य। सो एक बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्ट इंडिविजुअल वो थे। नाउ उस टाइम पे धनानंद करके राजा जो मगध वाज वन ऑफ द वेरी रिच राज्य माना जाता था उस टाइम पे भारतवर्ष में, और धनानंद उसके लीडर थे, उसके राजा थे। नाउ धनानंद एक बहुत ही गुजराती में बोलते वंठेल काइंड ऑफ राजा ही वाज देयर। सो मदिरा पान was his weakness, तो वो अपना ऐशो आराम में मगन रहते थे। उनको राज्य की या देश की कोई ज्यादा चिंता थी नहीं। और चाणक्य बीइंग सो इंटेलेक्ट, इतने होशियार, इतने विजनरी वो थे कि उनको थोड़ी बहुत ऐसा डर लगने लगा था कि अगर ऐसे ही इसने राज्य चलाया तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ टाइम फॉर मगध। और सिर्फ मगध के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए, एज अ सक्षम राज्य जो भारत का था वो उस हिसाब से पूरे भारतवर्ष के लिए ये दिक्कत आ सकती है। मुकेश जी सब है ना कि सब चले गए? क्योंकि किसी का फेस दिखता नहीं है, सो इट सीम्स लाइक। हेलो मुकेश जी, सही जा रहे हैं? ओके, हाँ हाँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे मेरे सिवा किसी और का फेस ही नहीं दिख रहा है। सो होप एवरीवन इज हियर। तो एक बार वो जाते हैं धनानंद के दरबार में और उसे बोलते हैं कि धनानंद, हमारा भारतवर्ष मुश्किल में है क्योंकि बाहर की जो शक्तियां हैं वो हमारे भारतवर्ष पे आक्रमण कर रही हैं, और मातृभूमि के साथ अगर किसी का प्यार हमें किसी का एग्जाम्पल देना है कि somebody is loving a motherland, तो चाणक्य से बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। उसने अपनी मातृभूमि को अपने से पहले का दर्जा दिया हुआ है। सो वो उनका माता के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार था। सो ये कंसर्न लेके वो धनानंद के पास जाता है और धनानंद को बोलता है कि धनानंद, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है, हमारी बॉर्डर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है, और एक सक्षम तौर पे मैं तेरे से भीख मांगने आया हूँ। मैं ऐसी भीख तुझे मांग रहा हूँ कि तू अपनी मगध की सेना को भारत के बॉर्डर्स की रक्षा के लिए भेज। सो ऑब्वियसली धनानंद चाणक्य उनकी कभी पटी भी नहीं है, और दोनों का 36 का आंकड़ा था, फिर भी अपने सारे ईगो को साइड में रख के चाणक्य इज गोइंग एंड बैगिंग टू धनानंद के आप आपकी सेना भारतवर्ष की रक्षा के लिए भेजो। तो धनानंद ये सुनकर अट्टहास्य करता है कि हे भिखारी ब्राह्मण, देन ही इज गिविंग आंसर। वो आंसर देता है चाणक्य को कि भिखारी ब्राह्मण, तूने अगर मेरे से भीख में दाने मांगे होते, तूने मेरे से अगर कुछ दाने मांगे होते भीख के, तो मैं सोचता, तो मैं सोचता, तूने तो मुझे आदेश दिया, तू अपनी औकात भूल गया। सो ऑब्वियसली चाणक्य
को हर्ट हुआ, बट फिर भी अगेन वो हर्ट होने के बाद भी ही फॉरगेट ऑल हिज पर्सनल ईगो, अपना पूरा ईगो वीगो सब साइड में रख के अगेन ही से कि ये तेरा और मेरा नहीं, ये भारतवर्ष का प्रॉब्लम है जो तू सुलझा सकता है। मैं वापस तेरे से भीख मांगता हूँ कि तुम अपनी सेना भेजो। तो वो गुस्से हो जाता है कि साले तेरे को तेरी औकात नहीं समझ में आती, मैंने एक बार तो तुझे बोला कि तू तेरी औकात है भीख मांगना और तू मेरे को आदेश दे रहा है, तो अभी तुझे इसकी सजा तो मिलेगी। और वो अपने सैनिक को आदेश देता है कि ये ब्राह्मण को उठा के मेरे महल के बाहर फेंक दो। लिटरली दे आर वो उसको फेंक देते हैं और चाणक्य गिर जाता है। नाउ जब मैंने बोला ना यहाँ पे कि गिरने ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, तो वो गिर गए। गिरने के बाद जब उठते हैं तब चाणक्य के फेस पे दो तरीके की आग, एक फेस पे आग उनके लगी होती है और वन फायर इन द बेली। वो और हमेशा जिंदगी में अगर कुछ करना है तो देयर शुड ऑलवेज बी अ फायर इन द बेली। वो अगर आग बुझ गई तो वो एनिमल्स और हम में कोई फर्क नहीं होता है। और मेरे गुरु बोलते हैं कि वो आग को हमेशा उसमें घी डालते रहो ताकि हमेशा वो जिंदगी में आगे बढ़ने की भूख जलती रहनी चाहिए। कोई एसिडिटी की दवा उसको असर नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपने उसकी दवा ढूंढ ली दैट मीन्स आप खत्म हो चुके। चाणक्य जब गिरने के बाद जब उठ रहे हैं तो एक जबरदस्त प्रतिज्ञा के साथ उठ रहे हैं कि तेरे से बेहतर, तेरे से ज्यादा काबिल, तेरे से अच्छा देशभक्त अगर मैंने इस गद्दी पे नहीं बिठाया तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और वो शिखा बांधने का तो बाह्य शायद एक्सप्रेशन था, जो अंदर वो जो आग जल रही थी वो आग थी कि इस गद्दी पे, इस जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन मातृ प्रेमी राजा को मुझे बिठाना है। वो था उसका विजन। सो एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की जब हम बात मैं करती हूँ, उद्योग साहसिक की जब मैं बात करती हूँ, उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमें चाणक्य सिखाता है वो है आपका विजन। वहीं से शुरू होता है चंद्रगुप्त, एक बहुत ही सामान्य बालक में से धी चंद्रगुप्त मौर्य की जर्नी, और उसके पीछे जितना आई थिंक चंद्रगुप्त की मेहनत का हाथ है उससे कई गुना ज्यादा चाणक्य के विजन का हाथ है। तो चाणक्य हमें एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सिखाता है और वो है विजन। विजन मतलब सपने नहीं, मैं आऊंगी सपनों पे भी, सिर्फ सपने नहीं, विजन विथ लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, विजन विथ अ रोड मैप, विजन विथ दैट फायर इन द बेली कि नहीं यार ये करना, ये किसी को दिखा देना वो नहीं था, बट वो गद्दी के लिए, वो मगध की प्रजा के लिए, ना सिर्फ मगध पूरे भारतवर्ष की प्रजा के लिए जो सही था, दैट्स व्हाट ही डिड। तो विजन कैसा होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड का विजन कैसा होता है, तो उसका विजन चाणक्य जैसा होना चाहिए। तो ये मेरी पहली स्टोरी थी और पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि चाणक्य जैसा विजन होना चाहिए। अभी सिर्फ विजन से चलेगा नहीं, हर रोज हमें अपने विजन के रोड पे चलना पड़ता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तो वो हम हमारी दूसरी स्टोरी से सुनेंगे। सभी ने रामायण जमकर देखे हैं। आई थिंक मेरी जनरेशन की मैं बात करूं तो हम बहुत छोटे थे जब रामायण आई, तो उस टाइम पे हमें वो एक्साइटमेंट ज्यादा था रादर देन अंडरस्टैंडिंग के रामायण का सार क्या है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था इस पे कि 3 जनरेशन, जैसे मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियां, तीनों जनरेशन में बहुत कम ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो शायद बच्चों को अच्छा नहीं लगता, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो जो दादा दादी को, सो कॉमन बहुत रेयर चीजें होती है जिसपे सब बैठ के डिस्कस करते हैं। आई थिंक रामायण, लॉकडाउन में सबसे बढ़िया कुछ चीज हुई तो वो रामायण, जिसमें तीनों जनरेशंस
पहली जनरेशन जो मम्मी पापा की है, मतलब हमारे सास ससुर की है, वो बहुत प्राउडली बोलते थे कि देखो हमारे टाइम पे रामायण बनी थी। हमारी जनरेशन शेयर करती है हमारे बच्चे के साथ कि सी, हम जब छोटे थे ना तब ऐसा सब होता था, एंड सी द ग्रेट राम एंड ऑल दैट, एंड द लास्ट जनरेशन इज इनटू लॉट्स ऑफ क्यूरियोसिटी कि वाओ ऐसा भी था, ऐसे भी थे राम, ऐसा सब होता था उस टाइम पे। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन दिस लॉकडाउन इज रामायण। उनका मैं एक कैरेक्टर लूंगी, सीता। सीता को शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट हमारी माइथोलॉजी में एज अ फीमेल कैरेक्टर किया गया है, बट मेरे हिसाब से शायद द्रौपदी बड़वाखोर ज्यादा थी। द्रौपदी वाज रेबेलियस। वो बोलती है ना, वो डायलॉग है महाभारत में कि आपका विध्वंस मैं देखूंगी, और वो बकायदा करती हैं। दुशासन की जान फाड़ के उसमें से जो खून का शिराएं जो फूटेगी, उससे मैं मेरे बाल जब तक नहीं पोषूंगी तब तक मेरे अंदर की आग ठीक नहीं होगी। वो जबरदस्त रेबेलियस है। तो वो रेबेलियस उसका जो पना है, वो उसका वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इट्स लाइक उसका जो बलवाखोर होना, जो वो कैरेक्टर है वो बहुत विजिबल है। सीता ने भी ये किया, बट कहीं ना कहीं पे उसको बिचारी और बापड़ी ज्यादा बना दिया। मैं स्टूडेंट्स को पूछती हूँ जब भी, मतलब यू आस्क योर मदर कि आपको कैसी वाइफ चाहिए, बहू चाहिए, इन शॉर्ट द्रौपदी जैसी या सीता जैसी, तो है सीता जी। कैन व्हाई? तो बिचाड़ी एंड बापड़ी, बिकॉज सीता को शायद हमने हर बार सेक्रीफाइसेस के साथ ही रिलेट किया है। शी सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग। ये बिचाड़ी एंड बापड़ी, दैट्स अ टिपिकल वर्ड व्हिच वी हैव यूज्ड सीता, बट ऐसा नहीं है। सीता तो बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएगी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का। तो वो क्या है, तो चलो थोड़ी स्टोरी सुनते हैं। सबको थोड़ा ताजा है चीजें, तो मुझे और ज्यादा उसको एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब दशरथ और राम का राज्याभिषेक होने वाला है। राम वाज वन ऑफ द लव्ड किंग, प्रिंस ऑफ अयोध्या। अपने चहीते राजकुमार का राज्याभिषेक हो रहा है, मतलब उससे बेहतर मौका अयोध्या के लिए और क्या हो सकता है। सो पूरी प्रजा खुश है, दशरथ खुश है, सब कुछ मतलब परफेक्ट है, अपनी जगह पे सब कुछ सही है। और उस टाइम पे कई बॉम्ब फोड़ती हैं दशरथ को और बोलती हैं कि भाई अभी टाइम आ गया है, आपने मेरे को जो वरदान दिया था वो मांगने का। वो स्टोरी मंथरा की जो भी है, बट सिचुएशन इज लाइक दैट। और वो दशरथ को बुलाती हैं और बोलती हैं कि मुझे मेरे वचन चाहिए। तो दशरथ ऑब्वियसली ही सेइंग कि हाँ बोलो, आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगी, क्योंकि शायद दशरथ को भी ये पता नहीं था कि कैके मेरे से ऐसा मांग लेगी। एंड देन दशरथ से वो मांगती हैं कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा, और सिर्फ इतने से अटक जाती चीजें तो फिर भी ठीक होता। एक और वरदान वो मांगती हैं कि राम का राज्याभिषेक नहीं होगा और राम 14 साल वनवास जाएंगे। So this is something which is जिससे shattered, completely broken हो जाते हैं राजा जनक, दशरथ। एंड दशरथ को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना राम को, तो वो बुलाते हैं राम को। ऑब्वियसली राम इज वो ऑब्जर्व करते हैं अपने फादर के फेशियल एक्सप्रेशंस और बोलते हैं आई ऑल्सो हैव वन वाइफ, आई नो यू हैव थ्री, मेरे पास मेरी एक है, आपकी तीन है, आई अंडरस्टैंड योर कथा, गो अहेड। सो वो दशरथ उनको बताते हैं कि आपकी माँ कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा है एंड आई एम हेल्पलेस। तो राम इज राम, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल वो बोलते हैं कि यू डोंट वरी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो भी कैकेयी की शर्तें हैं वो पूरी मान से रखी जाएगी, एंड इट विल बी एज व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग। तो बड़ा दुखी हो जाते हैं दशरथ एज अ फादर, और राम तो उनके सबसे प्रिय थे। पूरी प्रजा दुखी हो जाती है, सब कुछ एवरीथिंग इज शैटर्ड। राम जब दशरथ के कक्ष से अपने कक्ष के ओर जा रहे हैं, तब सीता उनको टोकती है। शी सेड राम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सो राम बोले यस सीता, टेल मी। तब तक सीता को पता चल गया होता है कि पूरा सीन क्या है। सो राम को वो बोलती हैं कि राम मैं आपके साथ चल रही हूँ, यू वेट फॉर मी।
सो राम एकदम से वो पत्नी प्रेम उजागर हो जाता है, बिकॉज सीता ऑब्वियसली जनक पुत्री थी, वो भी एक प्रिंसेस थी, सोने की चम्मच में शायद उसने खाना खाया था, महलों में वो रही थी, वो पूरा ऐशो आराम उसने देखा हुआ है। सो राम को कंसर्न था कि आप इतनी वैभवशाली जो जिंदगी आपने जी है, उस हिसाब से आप मेरे साथ वन की जो हार्डशिप है वो नहीं बेयर कर पाओगी। तो देन सीता इज टेलिंग कि एक्सक्यूज मी मिस्टर राम, मैं आपकी परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं जस्ट आपको ये बोल रही हूँ कि वेट फॉर मी, आई एम चेंजिंग माई क्लोथ्स एंड आई एम कमिंग विथ यू। दैट्स वेयर आई थिंक, अभी भी आपने शायद देखा होगा रामायण में, तो वो बोलती है कि पहले मेरी अर्थी को कांध दे के फिर आप जाइए वन में। सो वो जड़ता थी, वो अपने डिसीजन को अपने आप लेने की हिम्मत थी, वो करेज थी कि आप मुझे नहीं बोलोगे मुझे क्या करना है, मुझे आपके साथ आना है, बिकॉज मैं आपकी अर्धा ना, देयर इज अ लॉजिक, यहाँ पे एथिक्स आते हैं, ethics comes into a picture, जो सीता is trying to explain कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपका आधा अंग हूँ। आपने जब मेरे साथ 7 फेरे लिए तब मुझे ये वचन दिया था कि आपके सुख और दुख में मैं आपके साथ रहूंगी और आप भी मेरे साथ रहोगे। अगर मेरा आधा अंग वन में इतनी हार्डशिप सहन कर रहा है और यहाँ पे आधा अंग ऐशो आराम करेगा, आपने कैसे सोच लिया? सो यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड मुझे आना है कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मुझे आपके साथ आना है। ये थी ब्यूटी सीता की, एंड यही शायद उसके और एक इंसिडेंट्स में भी झलकता है, वो है अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करना ना। उसको पता था लक्ष्मण रेखा पार करना इज डेंजरस, बट वो तो जनक पुत्री थी, वो उसकी काइंडनेस, सीता का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसका दया भाव, वो अपने राज्य में अपनी काइंडनेस के लिए जानी जाती थी। तो यहाँ पे उसके एथिक्स का सवाल था कि मैं मेरे अपने स्वार्थ के लिए किसी और को भूखा मैं नहीं रह सकती हूँ, फिर उसके लिए कुछ भी परिणाम आए उसके लिए मैं तैयार हूँ। और उसी रीजन की वजह से वो शायद लक्ष्मण रेखा लानती है लास्ट में भी, जब 2 बार उसको अग्नि परीक्षा के लिए बोला जाता है। पहली बार हंस हंस के वो अग्नि परीक्षा सहन कर लेती है। मेरे हिसाब से गिविंग एन अग्नि परीक्षा इन दोज डेज ऑल्सो, और अपने आप को प्योर प्रूव करना एक रेप से कम नहीं था, बट स्टिल अपने राजा के लिए कि वो प्रजा की आंखों में आंखें देख के, आंखें डाल के राज्य कर पाए, उस हिसाब से शायद शी अग्रीड ऑन फर्स्ट टाइम। बट दूसरी बार जब उसको बोला जाता है अग्नि परीक्षा, फिर उसकी छटकती है, बोले हर टाइम आई एम देयर टू प्रूव दैट आई एम राइट, आई एम रॉन्ग। तो अगर हर बार आप मेरे से ये सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये मेरे से नहीं होगा, गो हेल। एंड वो जहां से आई थी वहां पे समा जाती है। ये सारे इंसिडेंट्स में और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे सीता अपने जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें, बट शायद राम की आभा इतनी है, राम खुद इतने प्रभावशाली हैं, उसमें सब सबकी वो थोड़ी चमक कम हो ही जाती है, वही शायद सीता की भी हुई। तो ये तीनों इंसिडेंट्स में शायद सीता ने हमें बहुत जबरदस्त सीख दी, जो हमारे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो है डिसीजन मेकिंग। हर रोज हमें डिसीजंस लेने होते हैं, हर रोज ये कंफर्ट जोन को जब मैं तोड़ने की बात कर रही हूँ, ठोकरें लगती हैं, हमें हौसले चाहिए, हमें कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, वूका वर्ल्ड में जीना है, हमें विजन चाहिए, हमें दृष्टि चाहिए, हमें समझ चाहिए। हर एक चीज के लिए एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है, वो है डिसीजन। मुकेश जी ने शायद कल सोचा कि मुझे ये सेशन करना है, नीड टू टेक अ डिसीजन, नीड टू टेक अ कॉल। उन्होंने मुझे कॉल किया, पहले अवधेश जी को किया, फिर मुझे कॉल किया। आई नीड टू डिसाइड वेदर आई शुड कंडक्ट दिस ट्रेनिंग और नॉट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, दे टुक अ डिसीजन। वो हमारा एक बहुत ही अभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हर रोज हम डिसीजंस लेते हैं। तो सच्चे, अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कैसे लिए जाए, उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मैंने दिया, दैट इज सीता।
सो अगर चाणक्य हमें विजन सिखा रहा है, विजन कैसा तो चाणक्य जैसा होना चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग कैसा तो वो सीता जैसा होना चाहिए ना, इन दोनों से चल जाएगा? नहीं, हम तो VUCA वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हमें और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो वो क्या है? तो मैं अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगी। हाँ, यहाँ पे हम विष्णु जी को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ विष्णु इज एन अल्टीमेट गॉड, ब्रह्मा जी ने शायद ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, तो विष्णु जी उसके प्रिजर्वर हैं, मतलब उसको संभाल के रखना वो विष्णु जी का। तो शिव संहारक हैं, तो ऐसे सबको अपने अपने रोल्स दिए गए हैं और एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग देयर रोल। सो विष्णु जी का फेवरेट जो वाहन है वो है गरुड़। नाउ नारद जी को इससे थोड़ी जलन होती है। सो नारद जी, नारायण नारायण। सो एक्चुअली देवदत्त पटनायक करके एक बहुत बड़े माइथोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, ओरेटर हैं, स्पीकर हैं, इंडिया के बहुत जाने माने माइथोलॉजिस्ट हैं, दुनिया भर में उनके बहुत सारे फॉलो, उनकी बहुत बढ़िया बुक्स हैं जहाँ पे माइथोलॉजी, मैनेजमेंट, लाइफ पे उन्होंने बहुत लिखा हुआ है। सो ये जो स्टोरी है वो वहीं से है, ये और इसके नेक्स्ट वाली स्टोरी। तो उसमें उन्होंने गरुड़ा और विष्णु एंड नारद जी के बारे में लिखा है। तो ये स्टोरी ये बताती है कि नारद को चिढ़ होती है गरुड़ से, जेलसी होती है, मीठी जलन होती है, और वो अपनी कंसर्न लेके विष्णु जी के पास जाता है। तो विष्णु जी को ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि भगवान मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो विष्णु जी इज स्माइलिंग एंड टेलिंग, हाँ हाँ नारद, यू गो अहेड, पूछो, आपको क्या पूछना है? सो नारद बोलते हैं कि मुझे आज जवाब चाहिए। तो क्या जवाब चाहिए? कि मुझे ये जानना है कि गरुड़ आपका प्रिय क्यों है? विष्णु जी तो धर्म संकट में आ गए कि क्या जवाब दे उसको। नाउ अभी वो सोच ही रहे थे टू गिव आंसर, तब धड़ाम दे के एक आवाज आती है। तो विष्णु जी और नारद दोनों चौंक जाते हैं, और विष्णु जी नारद को बोलते हैं कि नारद आप जाके चेक करिए क्या हुआ। तो नारद जाते हैं और भाग के वापस आते हैं, बोले कोई लेडी गिर गई है, उसकी वजह से आवाज आती है। बट आप मुझे क्वेश्चन का आंसर तो देना पड़ेगा ना, अभी मुझे बताए व्हाई गरुड़ इज योर फेवरेट। ये यहीं पे अटके होते हैं नारद। विष्णु जी वापस सोच रहे हैं कि मैं यार आंसर इसको दूं तो मैं क्या आंसर दूं। वो सोच में डूबे हैं और जोर से रोने की आवाज एकदम से आती है, तो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर वापस विष्णु जी नारद को बोलते हैं कि नारद चेक करके आओ ना क्या हुआ है। तो नारद थोड़े चिढ़ जाते हैं, बट ऑब्वियसली अल्टीमेट गॉड ने हमें आदेश दिया है तो जाना तो पड़ेगा। तो वो वहां जाते हैं और वापस आते हैं। एंड फिर बताते हैं विष्णु जी को कि भगवान एक लेडी जोर जोर से रो रही, उसकी वजह से आवाज आ रही है। बट यू डोंट चेंज माई टॉपिक, आप मेरा टॉपिक चेंज मत करो, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे ये आंसर नहीं मिलेगा कि व्हाई गरुड़ इज योर फेवरेट। ये विष्णु जी इज इन टेंशन नाउ, बोले अरे यार ये तो छोड़ेगा ही नहीं आज मुझे, व्हाई ही इज इसके पीछे पड़ गया, मैं उसको क्या आंसर दो। ये बोल ही रहा होता है, वापस से रोने की जो आवाज थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो वापस से दोनों चौंक गए। तो तब वापस विष्णु जी नारद जी को बोलते हैं कि एक बार चेक करके आइए ना। तो नारद तो गुस्सा हो गए, बोले लिस्ट बनाओ लिस्ट, ऑब्वियसली वो बारी बारी उनको पूछने जाना पड़ता है, गेटिंग एंग्री। बोले लिस्ट बनाओ आपको मुझे क्या क्या पूछ के आना है। एवरी टाइम यू आर सेंडिंग, मतलब मुझे पता है आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहते हो। तो ये चिढ़ मची होती है नारद में। now यहाँ पे ये स्टोरी फ्रीज हो जाती है और गरुड़ अपने अल्टीमेट गॉड विष्णु जी को मिलने जा रहा है। नाउ जब वो उड़ के जा रहा था तब उसने देखा कि विष्णु जी के महल के सामने कुछ हुआ है। तो वो पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। उसने देखा ओके ये तो बड़ा कंसर्न वाला इशू है। तो वो वहां से विष्णु जी के पास जाता है और उनकी परमिशन मांगता है। और विष्णु और नारद तो वो डिस्कशन में फ्रीज हो चुके हैं। जैसे ही गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ इज टेकिंग अ परमिशन कि भगवान मुझे आपको कुछ बताना है, आप मुझे परमिशन दोगे। सो विष्णु जी तो ऐसे भी नारद जी का क्वेश्चन अवॉइड कर ही रहे थे, बोले यस यस गो अहेड। तो गरुड़ बताते हैं कि भगवान मैं जब आपको मिलने आ रहा था तब मैंने देखा कि आपके महल के सामने एक गरीब लेडी जो 2 मटके भर के दूध बेचने बाजार जा रही थी। जब वो आपके महल के सामने से पसार हो रही थी तब एकदम से उसके रास्ते से सांप आ गया। क्योंकि एकदम से वो सांप आ गया, वो डर गई और उसका बैलेंस गिर गया। बैलेंस मतलब डगमगाने की वजह से 2 में से 1 मटका गिर के फूट गया। वो बहुत ही गरीब है इसलिए जोर जोर से चिल्ला के रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी कि अभी जो एक दूध का बचा हुआ मटका है
उससे उसके बच्चों का खाना पीना नहीं हो पाएगा अगर आज वो मार्केट में जाके वो उसको बेचेगी तो। भगवान, आप तो लक्ष्मी के पति हो, यू सी द ब्रह्मास्त्र विच ही इज यूजिंग, आप तो लक्ष्मी के पति हो, आपके दरवाजे से कोई गरीब स्त्री ऐसे अपने बच्चे को न खिला पाने की मजबूरी की वजह से रोए, आपके सेवक के तौर पे मेरे से ये नहीं देखा गया। इसलिए उसका जो एक बचा हुआ मटका था उसको मैंने अपने किचन के कोष में के यूज के लिए ले लिया और उसके बदले में 2 मटकों के पैसे दे दिए। भगवान वो बहुत खुश होके आपको बहुत सारे आशीर्वाद लेके आपके घर से गई हैं। भगवान, मैंने ठीक किया ना? सो ही वाज आस्किंग क्वेश्चन टू विष्णु जी। विष्णु जी ने गरुड़ को जवाब नहीं दिया, बट विष्णु जी ने एक बहुत ही सुंदर स्माइल के साथ नारद को देखा। And Narad said, Bhagwan, I got my answer. नारायण नारायण। So गरुड़ क्या सिखाता है? आज का जो जमाना है, you know, तो आप उसमें, हेलो, can you mute your mic? There is some disturbance which is coming. So आज का जो जमाना है उसमें आप रिएक्ट करोगे कि रिस्पॉन्स दोगे? So ये जो स्टोरी है उसका टाइटल है प्रोएक्टिव गरुड़ा। तो ये वूका वर्ल्ड की जो मैं बात कर रही हूँ, जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट की मैं जो बात कर रही हूँ, जो कंफर्ट जोन को तोड़ने की बात कर रही हूँ, जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें हमारा जो माइंडसेट है वो हमें गरुड़ की तरह प्रोएक्टिव रखना पड़ेगा, ना कि नारद की तरह कि जितना इंस्ट्रक्शन आया उतना फॉलो करो, बाकी देखा जाएगा। सो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, जो हमें गरुड़ सिखाता है, वो है प्रोएक्टिवनेस। तो जो अगर चाणक्य हमें विजन सिखाता है, सीता बताती है कि डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, वो भी विद ऑल एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो गरुड़ सिखाता है कि प्रोएक्टिव कैसे रहना चाहिए। इन सब से चल जाएगा? नहीं। अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे गंगू तेली एंड शेख चल्ली को। सबको पता है शेख चल्ली, किसी ने आपको अपनी लाइफ में एक बार तो ऐसा बोला ही होगा, शू शेख चल्ली नहीं विचार, ये कैसे शेख चल्ली की तरह सोच रहा है। यू नो, शेख चल्ली मतलब ऐसा बंदा जो सपने देखता रहता है। उसको अपने मास्टर ने मटका दिया भर के दूध, वो तो साहब चले रास्ते में, ही वाज अ शेख चल्ली, तो सपने देखने शुरू हो गए, दूध का तो मैं दही बनाऊंगा, मक्खन बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, बेचूंगा, इतने लोग आएंगे, इतने पैसे, वो चेयर पे बैठे हुए आगे पैसों के ढेर लगे हुए हैं, और पत्थर आ जाता है, मटका गिर जाता है, निकले तब तो शायद मटका भी था, अब तो ये भी नहीं है। सो जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। सो ये है शेख चल्ली। तो शेख चल्ली बनना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आता है गंगू तेली। तो गंगू तेली कौन है? गंगू तेली का मतलब तेल निकालना, निचोड़ना, और हमारे एनवायरनमेंट में भी बोला जाता है ना कि गधे की तरह जो काम करे उससे कराते जाओ। तो गंगू तेली का ऐसा है कंसेप्ट, जो स्टोरी है जो छोटी वाली, उसमें ऐसा है कि गंगू तेली जिस देश में रहता था वहां पे कुदरत का प्रकोप आया। मतलब पहले के जमाने में जब भी फ्लड आता था या स्टॉर्म आता था, तो इट्स अ वेरी नेचुरल कि कुदरत कोपायमान हुई है, और जब भी कुदरत कोपायमान होती है तो बलि चढ़ाओ। तो हम बोलते हैं ना, कोई अगर अच्छा इंसान मर जाता है तो सारा माणसों ऊपर पण जरूर है, मतलब अच्छे इंसान की ऊपर भी जरूरत है। तो ऑब्वियसली आप भगवान को भी कोई बुरे लोग की बलि चढ़ाओगे तो ही वोंट लाइक इट। एट द एंड आपको उनको खुश करना है, तो आप कैसे खुश करोगे? अच्छे इंसान की बलि चढ़ा के। तो वो अच्छा इंसान कौन है? तो वो गंगू तेली। तो सिर्फ गंगू तेली की तरह काम करते रहोगे तो आप जल्दी बलि चढ़ जाओगे। शेख चल्ली की तरह सिर्फ सपने देखते रहोगे तो भी वहीं के वहीं ढेर के ढेर ही रहोगे। तो फिर करना क्या चाहिए? तो हर एक इंसान को लाइफ में शेख चल्ली बनना ही चाहिए। आप जिस रूम में बैठे हो वहां नजर लगाइए, जितने भी इन्वेंशन दुनिया में हुए हैं, वो इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार शेख चल्ली बना ही था। तो जिन्होंने दुनिया बदली है वो सारे शेख चल्लीज हैं। बट फर्क क्या है वो वाले शेख चल्ली और ये शेख चल्ली में, कि उन्होंने सपने तो देखे, वो सपने को साकार करने के लिए गंगू तेली की तरह हार्डवर्क भी किया। तो अगर शेख चल्ली ड्रीमर है तो गंगू तेली इम्प्लीमेंटर है। तो हमेशा आपके थॉट में ये बैलेंस होना चाहिए
कि मुझे ड्रीमर बनना है, बट वो सिर्फ ड्रीमर सोचने से नहीं होगा, उसके लिए गंगू तेली की तरह आपको इम्प्लीमेंटर भी बनना पड़ेगा. सो ये थॉट प्रोसेस बैलेंस, ड्रीमर एंड इम्प्लीमेंटर, राजा भोज इज अ वन जिनके राज्य में दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू बी नोन फॉर, कि ड्रीमर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स शुड बी देयर. तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वन नीड टू बी ड्रीमर एंड इम्प्लीमेंटर बोथ टुगेदर. ये एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट में बहुत जरूरी है. और लास्ट, आपके पास सब है, आप ड्रीम करते हो, आपके पास मेहनत करने की ताकत है, आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो, आप विजनरी हो, आप पैशनेट हो, आप अपने काम को बड़ी शिद्दत से करते हो, आप कुछ भी करके चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, आप बहुत प्रोएक्टिव हो, सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बट कभी ये सोचा है कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आपके साथ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. इसीलिए शायद मोदी जी ने, जब पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी कि लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन, तब मोदी जी ने लॉकडाउन डाला और बहुत क्लियर बताया अपने कम्युनिकेशन में कि जान है तो जहान है. सो हेल्थ, वो सिर्फ आज के जमाने में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ टू. बहुत सारे लोग हैं महीनों से बिजनेसेस नहीं किए हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर की बैंड बज गई है, वर्किंग कैपिटल नहीं पता कैसे मैनेज करेंगे, सारे जितने भी कलेक्शंस हैं वो सारे कलेक्शंस रुके हुए हैं. तो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है. बट अगर ये सिचुएशन में आप हार जाओगे, मेंटली डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, तो क्या इसका सोल्यूशन हो पाएगा? नहीं. तो जितनी फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी जरूरी है. तो ये जो स्ट्रेंथ, यू नीड अ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जब मैं बोलती हूँ मतलब मैं दोनों की बात कर रही हूँ, इट्स इक्वल दिस. और ये तो मेरा खुद का अनुभव है. आई वाज अंडर लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, फिनिश्ड एज एन इंडिविजुअल, करियर पता नहीं था कहाँ जाएगा आज से कुछ सालों पहले, टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, डिप्रेशन, थायराइड, फ्लक्चुएटिंग थायराइड लाइक एनीथिंग, लिगामेंट टेयर, चल नहीं सकती थी, पता नहीं था क्या होने वाला है. वहीं पे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे सोचना शुरू किया और वो दिन और आज का दिन अभी तक कोई नहीं हिला पाया है. हाँ, सिचुएशन सबके लाइफ में ऊपर नीचे आते ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है. सबके अपने अपने पेन स्टोरीज होते ही हैं, बट उसी पेन स्टोरीज में कैसे शिद्दत से मेंटल और फिजिकली स्टेबल रह के उससे लड़ा जाए. सी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला बंदा कौन है? जो ऐसी सिचुएशंस में हिम्मत से लड़ सकता है, जो करेजियस है, और ये जो हिम्मत हमें देता है वो एक तो हनुमान की स्टोरी में जैसे आप सबको पता है कि हनुमान एक टाइम ऐसा आया जब अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे. आई थिंक जब वो रामेश्वरम पहुंचते हैं वो समुंदर के सामने, तब ही इज हेल्पलेस. उनको वरदान भी था और शाप भी था कि आप जब जरूरत पड़ेगी तब अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, और अगर कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको आपकी शक्तियां याद आ जाएगी. सो दैट्स व्हाट हनुमान इज. तो हनुमान तो भूल जाते हैं सब एंड क्लूलेस बैठे हुए हैं क्योंकि सामने इतना बड़ा समुंदर है, वानर सेना पूरी अपने लीडर पे निर्भर है. अगर हनुमान जैसा इतना बलवान वानर अगर ऐसे डिप्रेस होके बैठ गया तो पूरी सेना का मोराल टूट गया. एंड हनुमान इज क्लूलेस. उनको नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि वो भूल चुके हैं सब कुछ. हाँ, उनको मतलब शायद याद नहीं है कि वो ही एक ऐसे वानर हैं जो पूरा समुंदर लांघ के लंका तक जा सकते हैं, बट ही फॉरगॉटन एवरीथिंग, ही वाज लॉस्ट. वहां रोल होता है जाम्बुवन का, और जाम्बुवन आके हनुमान को बुलाते हैं. सिर्फ वैसे मैंने पीपीटी शेयर नहीं किया, यूजुअली पीपीटी में होता है कि इट्स लाइक पूरा छोटे हनुमान से बड़े हनुमान हो, विराट हनुमान हो जाते हैं, जैसे जैसे जाम्बुवन उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं. सो जाम्बुवन उनको बताते हैं कि हनुमान आप तो पवन पुत्र हो, आप जब छोटे थे तब तो आपने सूर्य को सड़ी की थी. that kind of all parakram he is making Hanuman remember. और जैसे जैसे याद दिलाते जाते हैं वैसे वैसे हनुमान का स्वरूप बहुत ही विराट होता जा रहा है, और बाकी रेस्ट इज द
हिस्ट्री, फिर लंका में जाके वो क्या रमण था सबको पता है, वीर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज भी डर अगर होता है तो सबसे पहले हनुमान चालीसा हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाट हनुमान, हनुमान जो है वो एक एग्जाम्पल है मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ का। बट हनुमान को भी जाम्बुवन की जरूरत पड़ी थी। तो हर एक को एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है लाइफ में। ये मेंटर आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके दोस्त, आपके बिजनेस पार्टनर, एनीवन कैन बी। एंड आप सब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो शायद, लाइफ में कुछ ऐसे भी टाइम आते हैं जहाँ पे नोबडी इज आवर मेंटर, सो बी योर ओन मेंटर। अपने आप अपने जाम्बुवन बन जाओ, कोई रास्ता तो मिलेगा। तो हनुमान बड़े प्यारे गॉड हैं, वो कभी जेंडर बायस नहीं करते हैं, वो फीमेल हो या मेल, सबके दिल में हनुमान है। सिर्फ वो जाम्बुवन को जरूरत है वो हनुमान को जगाने की, उनकी शक्तियां याद दिलाने की। बाकी फिर द मोमेंट उनको शक्तियां याद आ गई तो वूका वर्ल्ड में सस्टेन भी हो जाएंगे, ग्रो भी करेंगे और बहुत ही बढ़िया लाइफ जिएंगे भी सही। तो ये था मेरा लास्ट स्टोरी फॉर हनुमान, बीइंग अ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रोल ऑफ मेंटर इन द लाइफ। तो अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें कि एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है, तो उसमें चाणक्य का विजन है, सीता का डिसीजन मेकिंग है, गरुड़ का प्रोएक्टिवनेस है, शेख चल्ली एंड गंगू तेली का ड्रीमर एंड इम्प्लीमेंटेशन, राजा भोज का थॉट प्रोसेस है, और हनुमान के जैसी मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अगर ये 5 चीजें होगी तो वूका वर्ल्ड में सस्टेन होने में आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा एनालिसिस है। ये शायद गलत भी हो सकता है, किसी की थॉट प्रोसेस से वेरी भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ टॉपिक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इसलिए ओशो ने बोला है कि some darkness is necessary to see the stars. So शायद हम सबको ऐसा लगता है कि we all are into a dark, नहीं पता है ना हमें कि कब शुरू होगा, कैसे होगा, लाइफ नॉर्मल कैसे होगी, मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा। दिस इज मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग जो हम सबको आज परेशान। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, राइट, तो हम तो हर रोज ये टेंशन में ही रहते हैं कि मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों को तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं। सो वी ऑल आर इनटू दिस नेगेटिव थिंग्स, द डार्कनेस, कि अगर हो गया तो क्या होगा। मेरी तो 2 बच्चियां, एक तो बहुत छोटी है, उसको उनका कौन ध्यान। देयर आर एन नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम्स इनटू आवर पिक्चर। सो इट्स ऑल अ डार्कनेस, बट क्या पता शायद कुछ टाइम के बाद एक बहुत बढ़िया सवेरा हो और इसी डार्कनेस में शायद बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स भी हमें दिखे, और एक बहुत बेहतरीन दुनिया जिसमें है अनिश्चितता, अस्थिरता है, जटिलता है, अस्पष्टता है, बट वही दुनिया शायद हम उसको और विजनरी बना पाए, उसको और हम सरल बना पाए, उसको और एजाइल हम बना पाए। तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बिना ये नहीं हो पाएगा। So ये था, it's all about my understanding of entrepreneurial mindset. Thank you so much, सबने बहुत patiently सुना, and I assume लोग हैं, yes, I need to check. Yeah, so there are 21 people who are there. So thank you so much for listening so patiently and giving me this opportunity. Now, Mukesh ji, I am handing over to you. Thank you so much. Yes, Mukesh ji, मेरा अभी सेशन हो गया है. Now it's up. I'm handing over mic to you. आपके feedbacks अगर मिले. हमारा फाउंडर को भी माफ ना. Hello. Sir, you are not audible. मुझे नहीं सुनाई दे रहा. और कोई अपने क्वेश्चन फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अशोक जी बाफना, प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र जी मेहता, राजेंद्र जी मेहता जी, और भी कोई जैसे अपने कोई क्वेश्चंस वगैरह कर पाता है. I think either it is all clear or it is nothing clear. So दो चीजें हो सकती है, तो सब पता चले आपको नहीं चला. हेलो.
हाँ सर, आपने- मैंने हिंदी में जस्टिफाई किया ना, मुझे थोड़ी आदत नहीं है, बट फिर भी आई होप लैंग्वेज बराबर था और आई वाज इन Yes, ओह yes. जस्ट या देयर वाज वन क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, यश जैन ने पूछा है, जस्ट अ क्वेश्चन इन द वर्ल्ड टू टेक्नोलॉजी, हाउ टू टैकल द डिस्ट्रैक्शन। मेरे हिसाब से बैलेंस ऑफ माइंड। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? किसी ने व्हाट्सएप किया तो नहीं, मैंने इसको मैसेज भेजा था, उसका रिप्लाई आया कि नहीं, ब्लू टिक हुई, उसने देखा बट अभी तक मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, मैंने अभी फोटो डाला और इतनी लाइक्स आए, लोग मेरी लाइक्स देखते नहीं है, इंस्टा पे इतनी आए इतनी। सो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहीं ना कहीं पे मेडिटेशन कैन हेल्प यू टू गेट अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। And if you follow a passion, जैसे you know, if I'm delivering a session, if I'm preparing for a session, मैं मेरे अपने सेशन के लिए काम कर रही हूँ, या मेरा कोई असाइनमेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पे आप ये डिस्ट्रैक्शन को भूल जाओगे। सो माइंड स्टेबल नहीं है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी आएगी तो फोकस बढ़ेगा, अगर फोकस बढ़ेगा तो डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रह पाओगे। सो दिस इज व्हाट, मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, 3rd डिग्री रेकी प्रैक्टिशनर। सो मुझे रेकी ने शायद बहुत हेल्प किया है टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। यस हेलो, yes, there is one more question. Virtual Hello. session here, okay, yes, go ahead. Yes sir. मैम बहुत ही अच्छा एकदम आपको सुनने का मौका मिला, और आपने बहुत ही अच्छे से स्टोरी टेलिंग करके सब Thank इतना you. अच्छे से डिटेल में बताया, और सब इतना अच्छे से Your voice has मतलब gone. हाँ okay. हाँ, वो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जो आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के जो 5 एलिमेंट होते हैं सक्सेस होने के लिए, अगर मैडम किसी को सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो छठा एलिमेंट कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? सोशल एंटरप्रेन्योर, हमारी एंटरप्रेन्योर, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, राइट। हमारी टेक्निकल भाषा में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ वाधवानी फाउंडेशन। वाधवानी फाउंडेशन ने एंटरप्रेन्योरियल रिसर्च बहुत किया, उसमें से एक एंटरप्राइजिंग स्टाइल का क्विज निकाला। सो यूजुअली हर एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सोशल एंटरप्रेन्योर ही होता है, क्योंकि टेक्निकल भाषा में अगर आप देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप विदाउट इम्पैक्ट इज धंधा, इज जस्ट अ बिजनेस, यू नो। तो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ साथ इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, वो ही एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर में। सोशल एंटरप्रेन्योर, जैसे वहां पे मैं एक टूल करवाती हूँ लोगों को, एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल क्विज। तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग प्रकार होते हैं, स्टाइल होते हैं। सो उन्होंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को स्टडी किया, एंड वो स्टडी करने के बाद वो दे केम टू अ कंक्लूजन कि मोबिलाइजर कौन है, मेकर कौन है, मजिशियन कौन है। तो वो कैरेक्टर में निकल के आया कि जो मोबिलाइजर हैं, जिनके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोगों को हेल्प करना, रिसोर्सेज बिल्ड करना, रिसोर्सेज पुल करना, डॉट्स को कनेक्ट करना, ये सारे सोशल एंटरप्रेन्योर बनने के लायक होते हैं। तो वो जो किक होती है ना अंदर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस। जैसे मेरा एक्सपीरियंस अगर आप देखो तो आई एम मास्टर ऑफ प्लेसमेंट, दैट इज, मैंने जब जॉब छोड़ा तो मुझे सब ऐसा बोलते थे कि तू रिक्रूटमेंट ही करेगी और अच्छा खासा पैसा कमाएगी, बट मेरा इंस्टिंक्ट कुछ और बोलता था कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, डेजिग्नेशन, मनी, वो सब देख लिया, मुझे अब कुछ ऐसा करना है वेयर आई कैन इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ पीपल। मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बनना है। तो वहां पे, एंड वो भी सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट द वुमन। तो वो एक इंस्टिंक्ट होता है सोशल एंटरप्रेन्योर का, और वो इंस्टिंक्ट हर एक में नहीं होता है। So that's what I believe, that is where the social entrepreneurs are different. Yes, I hope I have justified your question. मैम थैंक यू। There is somebody, what habit or step should take by a businessman to be maintain positivity? Obviously आपकी thought process, जैसे मैंने पहले भी बताया, दिक्कतें आने वाली हैं, आती हैं और आगे भी आएगी। और बिजनेसेस में तो हमेशा बोला जाता है उतार चढ़ाव का दूसरा नाम ही बिजनेस है। तो आ टाइम पण जतो रहशे, अच्छा टाइम नहीं ज्यादा रहता है तो बुरा वक्त भी नहीं रहता है। तो that's how things are going to be there. तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिटेट करिए। मेरी लाइफ को शायद चेंज किसी चीज ने किया, टैलेंट तो बहुत था सब
कुछ था, बट बहुत सारी नेगेटिविटी ने शायद एक एक तरीके से घर कर लिया था। तो वो नेगेटिविटी से जब मैं बाहर आई तो उसमें मेडिटेशन, रेकी ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो आज भी दिक्कतें तो बहुत आती हैं, प्लस माइनस, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स उसके बाद लाइफ में हुए हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे मेरी प्रेगनेंसी की भी मैं बात करूं तो आई वाज प्लानिंग फॉर अ सेकंड चाइल्ड, तो बोले थायराइड है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, आपको बेबी हो ही नहीं सकता है, आपका लिगामेंट टेयर है, फलाना ढीकना, एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो बट एवरीथिंग वाज डन एब्सोल्युटली नॉर्मली। मेरी अभी 2 साल की छोटी बच्ची है, दूसरी वाली, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं भी बहुत अच्छी खासी नॉर्मल हूँ। मेरा पूरा पीएचडी मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे किया, पूरा थीसिस मैंने उस टाइम पे छापा। मेरी बेटी जब 1 साल की भी नहीं होती थी तब मैंने लाइफ का सबसे बड़ा करियर का रिस्क लिया टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो वो एक पॉजिटिव थॉट थई जशे, हो जाएगा, अच्छे से ही होगा। तो वो शायद एवरीथिंग इज अ लर्निंग। कुछ भी अगर लाइफ में प्लस माइनस होता है तो वो लर्निंग है। आज भी जब उस टाइम पे मुझे डिप्रेशन आया तब मैं शायद उसको बहुत कोसती थी कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, इतनी बुरी हूँ मैं, यूज्ड टू आस्क माय हस्बैंड। बट शायद आज मुझे पता चल रहा है कि वो नहीं हुआ होता तो आई कुड हैव नॉट लर्न रेकी, आई कुड हैव नॉट टेकन माय लाइफ सीरियसली। क्योंकि उस टाइम तक शायद मैंने मेरी हेल्थ को तो कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था, मेरी मेंटल और फिजिकल दोनों में से किसी भी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो उस दिन से शुरू हुआ कि यार अगर ये चीज बैलेंस आप नहीं कर पाए, ये सब तो उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, प्लस माइनस होते रहेंगे, तो वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं आएगी। तो आई थिंक ये मेडिटेशन एंड एनी ऑल्टरनेट, कुछ लोग क्रिस्टल हीलिंग सीखते हैं, कुछ लोग विपश्यना करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करते हैं। ये सारी चीजों के बिना भूखा बेड में रहना इज नॉट सर्वाइवल हमारा नहीं हो पाएगा। तो आई वुड सजेस्ट ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। आप सडनली सिचुएशंस को बदल तो नहीं पाओगे बट उसमें लड़ने की हिम्मत टिका पाओगे, एंड दैट्स व्हाट द पॉजिटिविटी मींस। सो ये मेरा आंसर है। आई होप मैंने आपके आंसर को जस्टिफाई किया। मैम, यस मैम आई हैव अ यस क्वेश्चन। यस मैडम, यस मैडम, गो अहेड। If you have got all the mentioned qualities and characteristics of entrepreneur, but if we don't have any relevant and innovative idea for the business startup, so Okay. what can we do? How can I generate new ideas? यस तो एक पूरा दिन का मैं वर्कशॉप लेती हूँ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन पे। तो उसका एक पूरा एक टेक्निकल सेशन होता है। बट आपको मैं अभी एक हिंट अगर मैं दूं तो आप गूगल करिएगा, एक टेक्निक है इकिगाई। आई डोंट नो आपने उसके बारे में सुना है कि नहीं। जापान में एक गांव था, वहां लोगों की औसतन उम्र मोर देन 80 इयर्स होती थी। फिर रिसर्च हुआ कि ऐसा क्यों है, तो ये सारे लोग जो हैं वो अपने पैशन को ही अपने प्रोफेशन में लाए हैं, मतलब उनका जो पैशन है वो ही उनका प्रोफेशन है। तो वो जब काम पे जाते हैं तो विदाउट स्ट्रेस जाते हैं, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, बड़ी खूबी से अपनी लाइफ को जीते हैं। इसीलिए शायद उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है और उसकी वजह से वो बेहतरीन क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं और वो उनके एज में दिख रहा है। ये एक रिसर्च हुआ। इकिगाई इज अ टेक्निक जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा पैशन क्या है और वो पैशन को आप कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, जैसे मैंने बोला मैं पूरा एक दिन का सेशन देती हूँ। तो आप गूगल करिएगा, गूगल में एक बहुत बढ़िया ये टेक्निक आपको मिलेंगी जिसके 4 क्वेश्चन है कि लिस्ट आउट करिए ऐसी 5 चीजें दैट यू लव। मुझे अगर कोई बोले कि आपको पढ़ाना है, आपको ट्रेनिंग देना है, मैं पूरा दिन बिना खाए पिए आई कैन डू इट। सो दैट्स व्हाट आई लव, देन व्हाट यू आर गुड एट। मुझे साफ सफाई अच्छी लगती है, मैं अच्छे से साफ सफाई करती हूँ, बट वो लास्ट चीज होगी जो मैं करूंगी। सो आई एम गुड एट डस्टिंग बट आई डोंट लाइक इट। So there is a possibility कि what you love and what you like it is different. फिर दुनिया को क्या चाहिए, आज दुनिया को क्या चाहिए? तो अच्छे क्वालिटी ट्रेनर्स की बहुत ही दर्द है, अच्छे राइटर्स नहीं है, अच्छे ब्लॉगर्स नहीं है। सो यू आइडेंटिफाई ऐसी 5-10 चीजें क्या हैं जो आज दुनिया को जरूरत है। एंड लास्ट इज आपकी कौन सी ऐसी चीजें जो आप यू लव और यू आर गुड एट, उसके लिए आपको लोग पैसे देंगे। अगर ये 4 क्वेश्चन की माया जाल को आप समझ पाए और उसको अगर आपने एलाबोरेट किया
तो कुछ हद तक आपको आपका आंसर मिलेगा कि सारे क्वालिटीज हैं बट मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। और एक बार शुरू करो, यू नो, whatever you do, you just start, fail fast and learn every day from the failures. हमारी भाषा में एक स्टेटमेंट हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं, walk to the market, market will talk to you. यू नो, आप यहाँ बैठ के मार्केट को स्टडी नहीं कर पाते, उसके लिए जाना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके पता चलेगा, और वो अपने आप आपको सिग्नल्स देंगे। तो इकिगाई शायद अगर आप यू नो समझो तो इट कैन हेल्प यू। दैट इज ओनली वन टेक्निक, इट्स बहुत सारी। That's what my view is. Yes. Anybody else? हेलो Yes. मैम, Yes. आपका उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो मतलब कोरोना से हर टाइम इतने डरे हुए रहते हैं? अगर जैसे कोरोना के सिम्टम्स भी नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है, मतलब ये तो एक पर्सन को नॉर्मली भी हो सकता है, पर वो हर टाइम अगर किसी को खांसी हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को कोरोना से रिलेट करे। और मतलब लोग ऐसा है देखिए, कि मतलब सिटीज में रहते हैं तो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोरोना इज एवरीवेयर। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको everywhere. रिस्क तो है ही, और आपके घर पे भी आपके हस्बैंड डॉक्टर है तो वो भी आपको बताते होंगे कोरोना के बारे में कि 95% लोग तो ऑलरेडी रिकवर इंडिया में हो रहे हैं। आपका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए कि हाँ, इतना स्ट्रेस नहीं देखिए, लेना चाहिए? बर्थ एंड डेथ, बी एंड डेथ का डी, उसके बीच में हमारी पूरी लाइफ होती है। बर्थ के बाद डेथ इज कंफर्म। वो कोरोना से भी आ सकती है, वो एक्सीडेंट में भी हो सकता है। इससे ज्यादा लोग तो कैंसर एंड हार्ट डिसीज से मरते हैं। दिन में जितने टोटल यू नो डेथ कोरोना से होते हैं, उससे कई ज्यादा लोग हार्ट डिसीज और कैंसर और ज्यादा बीमारियों से मरते हैं। बट ये पूरा एक हाउ यू नो क्रिएट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा। मेडिटेशन, अगेन मैं वापस आती हूँ, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आपके आसपास एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक ऑरा का अगर आपको पता है तो एक ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं जिससे नेगेटिविटी दूर रहती है। कि होगा ना, हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम यू नो मैं मर जाऊंगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि कहीं से भी कोरोना आ सकता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इट इज मोर रिस्की हॉस्पिटल से आने, मतलब यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन से ज्यादा रास्ते में जहाँ जहाँ हम चीजें लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वहां ज्यादा रिस्क है कोरोना इन्फेक्शन का। सो इट इज देयर। अभी तो मतलब इट्स हाईली रिस्की, हमें नहीं पता ये सिम्टमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है, तो शायद नहीं पता किसको क्या है। तो दे हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि भाई इसी के साथ जीना है, हमें अपने तरीके से क्योर करना है, हमें अपने तरीके से हमारा ध्यान रखना है। बट फिर भी अगर आता है तो पूरी शिद्दत से हम उसके सामने लड़ेंगे और जीतेंगे, यू नो। तो और मेडिटेशन, योगा विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। आप रन करने जाते हो यू नो मैराथन में, तो 5 किलोमीटर का मैराथन होता है, 1-2 किलोमीटर में ऐसा लगता है कि यार मैं आधे से छोड़ के चला जाता हूँ। बट अगर 3 किलोमीटर खत्म कर दिया है तो साइकोलॉजिकली आप जीत गए, तो बाकी के 2 किलोमीटर इज वेरी इजी फॉर दैट। तो दैट टिचिंग पॉइंट शुड बी देयर। वो टिपिंग पॉइंट अगर आप टच कर जाते हो of your positivity, it will help you into this. So this is what my understanding is. Yes. Anything else? और किसी कोई क्वेश्चन? Okay. ठीक है ओके मैम। मुकेश जी। हाँ, तो मैं कुमार पाल जी जीसीआई सहभाग सेक्रेटरी से निवेदन करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें। ओके। वोट ऑफ थैंक्स के लिए कुमार पाल जी। कुमार पाल जी, आवाज आ रही है? मैम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, आपने थैंक यू। अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। जेसीआई सहभाग आपको बहुत बहुत थैंक्स, हम आभार प्रकट करता है। थैंक यू सो मच। जेसीआई सहभाग के साथ ऐसा ही रिलेशन बनाए रखें। पक्का, एंड कभी भी आपको कोई भी तरीके की ट्रेनिंग नीड है, मोस्ट वेलकम, यू कैन टेल मी। आशा करेंगे मैम आपसे ऑफलाइन मिलने का मौका जल्दी मिलेगा।
पक्का पक्का मैं मेरा ऑफिस मोटेरा पे है जहाँ पे भी मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का इंस्टीट्यूट चलाती हूँ. यू आर मोस्ट वेलकम. लेट दिस लॉकडाउन गेट ओपन्स एंड देन विल मीट सून. ठीक है. थैंक यू सो Thank मच you, फॉर ma'am. बीइंग सो पेशेंट अवधेश जी लिसनर. का भी मैं थैंक्स करूंगा जिन्होंने बहुत ही हमें सपोर्ट किया, टेक्निकल सपोर्ट भी किया. यस Full of अवधेश. thanks. Thank you very much, sir. Okay, sir. थैंक Thank यू you. अवधेश भाई. थैंक यू. Thank you, Thank you Kunti being ma'am. there. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bye. Thanks for the invitation. See you Thank all. Stay safe, stay home, take care of yourself. Bye-bye. Yeah. Okay, bye-bye. Your feedbacks will be invited. अगर कुछ भी अच्छा बुरा हो, let me know. Thank you so much. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you.